हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू जियो वैली। सो आज का जो वीडियो है वो सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी पे बनेगा। पहला जो वीडियो था इससे पहले वो इग्नियस पेट्रोलॉजी पे था। इग्नियस पेट्रोलॉजी पूरा कवर कर चुका हूँ मैं वो वाले वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके आगे जो बनेगा वो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में, मतलब 3 वीडियोस जो है उसमें हमारा पेट्रोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में डाउट पूछ लेना, कोई भी डाउट हो इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो today's lecture will be on petrology second lecture. Okay, first lecture we have already completed, that is igneous petrology. There are 3 types of rocks we are going to study under petrology topic. Okay, so petrology में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? igneous, sedimentary and metamorphic. Okay, so we are going to study these 3 types of rock. We have already completed igneous petrology in first lecture. Now today we are going to study sedimentary petrology, and the upcoming next lecture we will study about metamorphic petrology. So today's topic is sedimentary petrology. So before going into deep concepts, we will see what is sedimentary rock or sedimentary petrology. Okay, so and how it differs from igneous rocks. हमने ऑलरेडी देखा था कि igneous rock क्या होता है। igneous rock, the rock which has crystallized directly from magma. तो हमने देखा था कि अर्थ के नीचे से, मतलब मेंटल से, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आता है और डायरेक्ट डिपॉजिट करता है। 2 तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक्सट्रूसिव मतलब ऊपर, और अंदर के रॉक्स को हम बोलते हैं कि इंट्रूसिव। सही है, तो इग्नियस रॉक क्या करते हैं कि मैग्मा से डायरेक्ट क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या है और इससे डिफरेंट क्यों है ये देखते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब क्या है? लूज फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक। ओके, कोई भी रॉक हो उसके अगर लूज मतलब वेदरिंग होके उनका अगर बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स में उसका पार्टीशन हो गया हो तो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी रॉक हो, ठीक है, इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, इन तीनों में से कोई भी रॉक हो फर्क नहीं पड़ता है। इनका अगर वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन, टूट फूट होके अगर नया रॉक बना रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से इसका वेदरिंग होके इसका कुछ हिस्सा आ गया, इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा आ गया और मेटामॉर्फिक रॉक का कुछ हिस्सा आ गया, और यहां पे तीनों का मिला के, ठीक है, तीनों का मिला के ये सब अलग अलग जगह से, ठीक है, तो वेदरिंग के एजेंट्स क्या क्या है? विंड, रिवर, ग्लेशियर्स, ये जो एजेंट्स है ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे सेडिमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सब लेके जाके जिस जगह पे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए कि इस तीनों रॉक से सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो गए, सो व्हाट विल हैपन हियर? सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्री रॉक जो हमारा है वो यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो तीनों का मिला के, सब सेडिमेंट्स मिला के उनका लिथिफिकेशन होगा। ठीक है, लिथिफिकेशन ये वो टर्म है जो सेडिमेंट्स आए हुए हैं वो तो लूज होंगे ना, लूजली अनकंसोलिडेटेड और लूज फ्रैगमेंट्स होंगे, तो उनको अगर कंसोलिडेट करके एक जगह पे बना करके सीमेंटेशन उसका अगर रॉक बोलना है तो फ्रैगमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर अब हम किसी चीज को रॉक बोल रहे हैं तो हम लूज मतलब बीच पे जो सैंड होती है, ठीक है, वो लूजली फ्रैगमेंट्स है एक रॉक के। ठीक है, तो उनको हम रॉक नहीं बोल सकते, तो रॉक बोलने के लिए सीमेंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो इनका सीमेंटेशन होके एक सॉलिड रॉक बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्स से बना हुआ रॉक। ठीक है, अब स्टेप्स देखते हैं हम क्या क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वेदरिंग,
सेकेंड है इरोजन, थर्ड है ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है और वो डिफरेंट कैसे होता है। मैग्मा से क्रिस्टलाइज होने वाला इग्नियस रॉक था, ये मैग्मा से क्रिस्टलाइज नहीं होता है। ऑलरेडी जो प्रेजेंट रॉक है वहां पे जितने भी कोई भी रॉक हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, इग्नियस हो, कोई भी रॉक हो, अगर उसका टूट फूट होके वो अगर दूसरी जगह पे जाके एक जगह पे डिपॉजिट करके अगर उसका रॉक बन गया तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे हमें, ठीक है। तो सेडिमेंट्स इकट्ठा होके जो रॉक बनता है सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है वेदरिंग। सपोज ये रॉक है, ये एक अलग प्लेस है और ये एक रॉक है, कोई भी रॉक है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस इज सेडिमेंट्री, कोई भी रॉक हो तो इसका वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब क्या है? टूट फूट होना, ठीक है। वेदरिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता है। इस पे अगर विंड एक्शन, रिवर एक्शन, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अगर एक्ट होके, फिजिकल वेदरिंग होके, इसका क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन वगैरह होके टूट फूट होगा इसका, ठीक है। ये टूट के इधर इधर गिरेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो टूट फूट होने वाला, इसको बोलते हैं वेदरिंग। कंफ्यूज मत होना कि इरोजन और वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। ये वेदरिंग है। अब इरोजन क्या है? इरोजन का मतलब ये जो टूट फूट हो गया है, ठीक है। अभी इसका टूट फूट हो गया है तो हम एक पाथ लेते हैं, ठीक है। अब इसका टूट फूट हो गया, ठीक है। एक हमें यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। ये पहला स्टेप पार कर दिया हमने। अब इरोजन क्या है? इरोजन मतलब जो टूट फूट हुए जो सेडिमेंट्स है, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हमें अभी मिल गए हैं, विंड ने, रिवर ने, जो भी एजेंट उस पर एक्ट करके हमें अभी मिल गया कि वेदरिंग वाला प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इनको यहां से उठा के यहां लेके जाना है ना, क्योंकि ये हमारा डिपोजिशन साइट है जहां पे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा हमारा, ठीक है। तो इनको उठाने वाला मतलब यहां से स्टार्ट होगा इनका ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां से उठाने वाला जो प्रोसेस है इनका, वो है इरोजन। मतलब इरोजन में क्या होता है? वेदरिंग हुआ जो मटेरियल है वो उसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इरोजन। देन ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका इरोजन हो गया, इरोजन मतलब ये स्टार्ट हो गया फ्लो होना यहाँ पे, ठीक है। फ्लो मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी एजेंट हो, एजेंट के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि इस जगह से इस जगह पे आने वाला जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट किस किस चीज से हो सकता है? विंड, अगर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है तो विंड हवा के थ्रू लेके जाएंगे। फिर रिवर वाटर में जो फ्लो होता है तो उसके थ्रू जाएंगे। ग्लेशियल, ठीक है। ये तीन जो है और भी है, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो ये तीन लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेके तो आए, ठीक है। यहां पे हमारा पूरा हो गया ट्रांसपोर्ट। अब फोर्थ स्टेप है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन में ये आता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करके यहां पे लाया है विंड ने, रिवर ने, जिसने भी लाया है, तो एक साइट होगी जहां पे इनका वेलोसिटी कम होगा और बेसिन लाइक स्ट्रक्चर अगर हो कहीं पे तो वहां पे डिपॉजिट करेगा ये। मतलब जो जितना भी सेडिमेंट लाया है बहुत सारे प्लेसेस से, तो वहां पे डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जितना भी ये सेडिमेंट्स बहुत सारा था वो लाके यहां पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रॉक नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहां से जो मटेरियल था जैसा था वैसे ही लाके डिपॉजिट कर दिया। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन के समय कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ग्रेन साइज यहाँ पे बड़ा था तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त और वेदर होके वो छोटा छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी अनकंसोलिडेटेड था। अनकंसोलिडेटेड मतलब रॉक नहीं था, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब डिपॉजिट हुआ है वहां पे भी अनकंसोलिडेटेड ये है। ये फोर्थ स्टेप तक रॉक नहीं है हमारा अभी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो रॉक बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सॉलिड, मतलब हाथ में हम ले सकते हैं जिसको, सॉलिड मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब हम ग्रेवल, अगर सैंड को हाथ में लिया तो सैंड क्या करेगी? सैंड गिर जाएगी नीचे, तो उसको रॉक नहीं बोलते हम, एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल बोलता है। ये फर्क होता है रॉक में और उस मटेरियल में। तो लिथिफिकेशन और सीमेंटेशन होना जरूरी है।
तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है घर का। जब लड्डू बनाते हैं हम बूंदी के, तो बूंदी जो होती है वो सेपरेट सेपरेट होती है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि सेडिमेंट्स। ठीक है, एक प्लेट है जिसमें बूंदी रखी हुई है, तो ये है सेडिमेंट्स हमारे। और जब हम लड्डू बना देते हैं उसके, इसी के बना देते हैं ना, ठीक है, तो अब इससे हम लड्डू बना लिए, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जिसको हम रॉक बोलेंगे हमारे जियोलॉजी में, लड्डू की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये बूंदी इकट्ठा करके एक मटेरियल जो होता है उनको बाइंड करने वाला, वो यहाँ पे क्या है, शुगर का जो मिक्सचर होता है पानी के साथ, वो यहाँ पे काम कर रहा है उनको बाइंड करने का, एक साथ पकड़ के रखने का। वैसा ही यहाँ पे सीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो एज अ सीमेंट बहुत कुछ एक्ट हो सकता है, और जो सीमेंटेशन होके एक रॉक बनेगा, मतलब इस बूंदी का जो लड्डू बना है वही इस मटेरियल का, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का एक कॉम्पैक्ट रॉक बनेगा। और लिथिफिकेशन इज अ प्रोसेस फॉर दैट। लिथिफिकेशन और सीमेंटेशन, लिथिफिकेशन मतलब लिथिफाइड होना, लिथिफाइड मतलब लिथो मतलब रॉक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रॉक बनाना, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से रॉक बनने का जो प्रोसेस है उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं हम, और सेडिमेंटेशन बोलते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे डाइजेनेसिस। तो डाइजेनेसिस का मतलब भी यही होता है कि एक बार यहाँ पे आके गिर गया मटेरियल, तो इसके बाद रॉक बनने का मतलब वो जो मटेरियल है उस मटेरियल से रॉक बनने तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डाइजेनेसिस। ठीक है, तो सेडिमेंट्री में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जैसे हमने इग्नियस में भी देखा था क्लासिफिकेशन, वैसे सेडिमेंट्री का भी क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत सारे बेसिस पे, कि कहाँ पे फॉर्म हुआ है, किस तरह से फॉर्म हुआ है, ग्रेन साइज क्या है, कितना है, शेप क्या है, उस पे उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं हम। ठीक है, तो मेन जो क्लासिफिकेशन किया है, तो नॉन ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड। हमने अभी पहले 2 मिनट पहले देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, ठीक है, सेडिमेंट के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्री रॉक। वो सब ट्रांसपोर्टेड मतलब मैक्सिमम 90% ऑफ रॉक्स उसमें आते हैं, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है 90% ऑफ वो ट्रांसपोर्टेड में आते हैं। अब थोड़े बहुत रॉक जो है वो ऐसे भी है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होके भी वही के वही बनते हैं। ठीक है, तो एक तो था इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मैग्मा से वही क्रिस्टलाइज होने वाला था, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ है उस पे एक्ट करके, मतलब बहुत सारे चीज एक्ट करके, मतलब फ्लूइड जो है, नहीं तो बारिश वगैरह जो होती है रॉक, किसी भी रॉक के ऊपर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, कोई भी रॉक अगर केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स के लिए, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स मतलब बारिश वगैरह जो पानी जो होता है उनके लिए अगर एक्टिव हो, ठीक है, सेंसिटिव हो, तो उसके कारण जो रॉक बनेगा, नहीं तो वो जो रॉक बनेगा उसको बोलते हैं हम नॉन ट्रांसपोर्टेड, मतलब वही के वही बन रहा है, बस उसमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो निकल जा रहे हैं। ठीक है, कोई वॉल्यूम है रॉक का, तो बारिश गिर गई उसमें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि रेनी सीजन है और रेनिंग हो रही है, बारिश गिर के, अब बारिश के पानी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रॉक के जो मिनरल्स होते हैं उसमें से कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन करके उनको सॉल्यूशन में लेके अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये रॉक है, कॉम्पैक्ट रॉक है, बेसॉल्ट है, मान लीजिए बेसॉल्ट है, डेक्कन ट्रैप वाला, और इसमें पता है हमें ऑगाइट होता है, वो मिनरोलॉजी में पढ़ेंगे ऑगाइट वगैरह, जो जितने भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, रॉक इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, सो देयर आर मेनी मिनरल्स इन दिस रॉक। तो पानी क्या करेगा, अपने साथ जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और वो अगर रॉक के कोई मिनरल के साथ अगर डिजोल्व मतलब रिएक्ट करके उसको डिजोल्व कर सकता है, तो क्या करेगा, वो डिजोल्व करके लेके जाएगा अपने साथ, तो रॉक में कैविटीज बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, कैविटीज बन जाएंगे, तो इस रॉक का वॉल्यूम कम हो, सॉरी वॉल्यूम कम नहीं हुआ, मास कम हो गया ना। ठीक है, ओरिजिनल जो था उसका मास कम हो गया, क्योंकि उसमें से जो था वो वॉल्यूम, सॉरी मास जो था, मतलब मिनरल जो थे वो बारिश के पानी ने क्या किया कि अपने साथ लेके गया सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह के जो रॉक्स होते हैं वही के वही फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ ना, कहीं पे गया नहीं है, मटेरियल उसमें से पानी के साथ सॉल्यूशन में चला गया है।
वो भी ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक मटेरियल लेके गया है वो तो इसको बोलते हैं हम रेसिडुअल, मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो वही का वही बचा ना, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल गए तो बचा यहीं पे जितना था वहीं पे बचा है, ठीक है। तो रेसिडुअल मतलब नॉन ट्रांसपोर्टेड मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम। अब बेसॉल्ट का ये चीज बन चुका है हमारे पास, ये है। तो इसके दो मेन एग्जांपल है, लैटेराइट हमारे वेस्टर्न साइड कोंकण एरिया जो है महाराष्ट्र का उसमें मिलते हैं, और लैटेराइट और बॉक्साइट, ठीक है। अब इसमें दो ये होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इसमें होता है आयरन और इसमें होता है एल्यूमिनियम। तो आयरन इज नॉट सोल्यूबल विथ केमिकल, मतलब ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, सोल्यूबल होता है बहुत सारे फ्लूइड के साथ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब पानी के साथ रिएक्ट होने वाले, वो आयरन और एल्यूमिनियम नहीं है। इसलिए आयरन और एल्यूमिनियम का जो जितना भी पोर्शन है वो रॉक में स्टे कर जाता है, और बाकी के जो है, बाकी के सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह जितने भी है वो सॉल्यूशन के साथ निकल जाएंगे। तो लैटेराइट इज रिच इन आयरन एंड बॉक्साइट इज रिच इन एल्यूमिनियम, ठीक है। राधानगरी जो एरिया है कोल्हापुर में, तो उसमें हमें बॉक्साइट मिलता है वहां पे। तो सबसे ज्यादा बारिश जहाँ होती है ह्यूमिड प्लेस के, ओके, ह्यूमिडिटी जहां पे ज्यादा होती है, मतलब बारिश भी होनी चाहिए और सन मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा रहना चाहिए, तो इस जगह पे ये रॉक फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रांसपोर्टेड देख लिया हमने, ट्रांसपोर्टेड के लिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, इसमें भी बहुत थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे नॉन ट्रांसपोर्टेड जो थे हम दो, वो हमने देख लिए। रेसिडुअल था, रेसिडुअल मतलब लैटेराइट और बॉक्साइट जो है वो दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब ट्रांसपोर्टेड में आता है। ट्रांसपोर्टेड मतलब पहले डायग्राम में जो एक्सप्लेन किया था, थर्ड पॉइंट था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके बेसिस पे डिपेंड होता है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड में है क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक मतलब क्या कि डिसइंटीग्रेशन हुआ है रॉक, उसका जो टूट फूट हुआ था, उसके जो फ्रैगमेंट्स थे वो इकट्ठा करके उसका रॉक बना लिया, तो उसको बोलते हैं क्लास्टिक। वो क्लास्ट है, ठीक है, उसको क्लास्ट बोलते हैं हम। क्लास्ट मतलब बाहर से आया हुआ फ्रैगमेंट से, जिस बेसिन में हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, तो उस बेसिन में जितना भी मटेरियल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है ना, तो बाहर से आया हुआ मटेरियल मतलब क्लास्टिक, क्लास्ट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो क्लास्टिक के अंदर ये तीन डिवाइड किया, मतलब ये तीन रॉक्स है। पहला है रोडेसियस, देन अरेनेसियस, देन आर्जिलेसियस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो साइज पे बेस्ड है। अब साइज का जो चार्ट है वो बुक में दिया हुआ है, एक चार्ट बुक में दिया है कि जितना मतलब कॉन्ग्लोमरेट से लेके शेल तक, शेल और क्ले स्टोन तक, क्ले का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है, और कॉन्ग्लोमरेट में सबसे बड़े बोल्डर, पेबल, कोबल वगैरह ये सब होते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स में, ठीक है। तो रोडेसियस जो है वो कॉन्ग्लोमरेट जो रॉक है हमारा वो रोडेसियस में आता है। रोडेसियस मतलब सबसे बड़ा ग्रेन का जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रोडेसियस, ओके। उसके बाद आता है अरेनेसियस। अरेनेसियस मतलब रोडेसियस से थोड़ा सा छोटा साइज, ठीक है, उसमें हमारा सैंडस्टोन आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो आर्जिलेसियस। आर्जिलेसियस मतलब सबसे छोटा साइज जिसमें शेल आता है। शेल किससे बनता है? क्ले एंड सिल्ट से। अब ये जो मटेरियल है क्ले और सिल्ट वो सबसे छोटा साइज दिखाता है। अगर माइक्रोमीटर में देखा जाए तो क्ले का साइज है 256, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 256 मतलब 256 अगर पार्ट किए तो उसमें से पहला भाग इतना छोटा होता है क्ले पार्टिकल, ठीक है। क्ले से थोड़ा सा बड़ा होता है सिल्ट, ठीक है। सैंडस्टोन का जो साइज है वो 2 से लेके 1/16 तक है, ठीक है। ये जो रेंज है ये माइक्रोमीटर में है। वेंटवर्थ स्केल जो दिया हुआ है बुक में, देख लीजिए बुक में एक बार, नहीं तो गूगल कर लेना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का जो साइज बेस्ड ये होता है चार्ट एक मिल जाएगा, उसमें सब साइज दिया रहेगा, ठीक है। सैंडस्टोन अरेनेसियस का साइज होता है 2 से लेके 1/16 तक। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्ले का स्टाइल है, साइज है 1/256 से कम, मतलब ये साइज होता है कम का ना, ठीक है। तो 2 से लेके 1/16 और कॉन्ग्लोमरेट मतलब रोडेसियस जो होता है इसके बाद का ये 2 से लेके 256, ये सब माइक्रोमीटर में, ठीक है, माइक्रोमीटर, ओके।
सो ये साइज होता है, सॉरी दिस इज इन मिलीमीटर नॉट माइक्रोमीटर। ओके, सो 2 से लेकर 256 मिलीमीटर का होता है रोडेशियस। रोडेशियस में हमारा आता है कॉन्ग्लोमरेट और एक और आता है ब्रेशिया। कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेशिया में ये फर्क है कि कॉन्ग्लोमरेट में जो क्लास्ट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है, स्फीयरिकल शेप्ड होते हैं, और ब्रेशिया में जो होते हैं वो एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो मैं इमेज दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो और अरेनेसियस मतलब सैंडस्टोन, सैंड का जो बनता है उसको सैंडस्टोन बोलते हैं। तो उसका रेंज जो है वो ये है, दिस इज द सैंडस्टोन। और अर्जिलेसियस में शेल आएगा। शेल का अगर हाथ में लेके हमने सैंपल देख लिया शेल का, तो हम उसका जो साइज है, उसका जो उसमें जो ग्रेन्स है छोटे छोटे, उसका साइज हम नेकेड आइज से देख नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना छोटा होता है वो। इसलिए दिस इज द ओके। सो ये 3 टाइप्स थे क्लास्टिक के अंदर। अब नॉन क्लास्टिक में चलते हैं। क्लास्टिक में मैंने बता दिया था कि बेसिन में जो बाहर से सेडिमेंट्स आते हैं उनको क्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल सॉरी नॉन क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक में आते हैं केमिकल और ऑर्गेनिक, 2 टाइप के आते हैं क्लासिफिकेशन। केमिकल में जो है वो इवेपोरेशन से और रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। अब केमिकल दे रहा है मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री है ना, मतलब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होके जो फॉर्म हो रहा है केमिकल इससे, उसको बोलते हैं हम केमिकल। और ऑर्गेनिक मतलब हमें पता है ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड, प्लांट्स एनिमल्स, उससे रिलेटेड जो डिपॉजिट होंगे इससे सेडिमेंट्री में, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रह जाएगा, ठीक है, इतने डिफिकल्ट नाम भी नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक एक। तो केमिकल में आते हैं इवेपोरेशन से और इससे बनता है। पहले देखते हैं इवेपोरेशन। सपोज देयर इज अ पैन, ठीक है, और लेक, एक लेक है जिसमें बहुत सारा पानी है, पानी में सॉल्ट्स जो है वो डिजोल्व रहते हैं, हमें पता है। नहीं तो एक ये ले लेते हैं हम, इस्चुरी का जो पानी होता है जिसका सैलिनिटी ज्यादा होता है, तो वो अगर थोड़ा सी से थोड़ा साइड में ये है लेक है, ठीक है, उसका जो सैलिनिटी वो ज्यादा है, मतलब सॉल्ट्स जो है वो ज्यादा है, तो उसका अगर इवेपोरेशन से पानी सब उड़ गया, ठीक है, पानी सब चला गया उससे, सन की हीट से अगर उसका पानी सब चला गया तो उसमें बचेगा क्या, सॉल्ट बचेंगे। तो वो सॉल्ट का जो डिपॉजिट हो रहा है ना, तो वो है इवेपोरेशन से हुआ डिपॉजिट, ठीक है। इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट बच गया ना वहां पे, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल, ब्लैक पेन से जो लिखा है वो उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इवेपोरेशन से जो बनता है वो सॉल्ट और जिप्सम, ये 2 रॉक बनते हैं केमिकल के अंदर इवेपोरेशन से, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल के अंदर रिएक्शन। अब सॉल्यूशन में मैंने पहले बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है विंड होता है, दूसरा रिवर होता है। अब यहाँ पे रिवर में जितने भी सेडिमेंट्स ये किए, मतलब रिवर ने जितने भी सेडिमेंट्स या कुछ कोई भी अपने साथ सॉल्यूशन में लाया हुआ है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो उनका अंदर से अंदर का अंदर 2 एलिमेंट्स का अगर रिएक्शन होकर तीसरा कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन होकर डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स कैरिड आउट विथ इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना भी पानी के साथ आया था उनका रिएक्शन होकर वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके अंदर आएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, और डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम रिच होता है, Mg रिच होता है। लाइमस्टोन और डोलोमाइट एक ही है, कैल्शियम ज्यादा होता है उसमें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही है ये दोनों, लेकिन Mg अगर ज्यादा है तो डोलोमाइट बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 है इसके अंदर। तो अगर केमिकल में पूछा जाएगा तो ये सब है, सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। अब लाइमस्टोन का एक और टाइप है जो हमें ऑर्गेनिक में देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब लाइमस्टोन इसी में फॉर्म होते हैं इसी तरीके से, अब ऑर्गेनिक में भी लाइमस्टोन फॉर्म होता है। तो हम देखेंगे अभी ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से बना हुआ रॉक, ठीक है, कोई भी। अब इसमें होता है, इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कौन से मटेरियल से बना है, ठीक है। अब पहला है सिलिशियस, मतलब सिलिका ज्यादा है, सिलिका मतलब SiO2, क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है सिलिका, इससे तो सिलिका ज्यादा है, मतलब सिलिशियस डिपॉजिट है वो, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, ओके। दूसरा है कैलकेरियस, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है। अब इसको, इन दोनों को भी कैलकेरियस बोल सकते हैं, लेकिन इनको केमिकल के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ऑर्गेनिक वाला जो डिपॉजिट होगा कैलकेरियस का वो अलग होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से बना है, वो सेम मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म से बना है। मार्ल और
फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन, ठीक है। फॉसिल हमें पता है, फॉसिल ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक लाइमस्टोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कैलकेरियस में जो आएगा वो मार्ल और फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन, ये दो आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे था लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये लाइमस्टोन जो है वो केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है, लेकिन ये लाइमस्टोन जो है वो ऑर्गेनिज्म का जो मटेरियल होता है, अगर मान लीजिए लैमेलिब्रांचा, फिर गैस्ट्रोपोडा के शेल्स वगैरह होते हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर वो इकट्ठा होकर एक ये बना रहा है, डिपॉजिट बना रहा है, इस डायग्राम में भी देख सकते हो आप, मैं डायग्राम दिखा दूंगा स्क्रीन पे जो, ठीक है। तो फॉसिल उसको बोलते हैं हम फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन, उसमें बहुत ज्यादा फॉसिल्स रहेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, ठीक है। मार्ल और फॉसिलिफेरस ये दो है कैलकेरियस के। देन फॉस्फेटिक डिपॉजिट जो है वो एक बर्ड होता है ग्वानो नाम का, ठीक है। तो वो उसका जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन से बना हुआ जो डिपॉजिट है वो ग्वानो है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ज्यादा रहता है, ठीक है। वो ये जो है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉस्फेटिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री में जो आता है वो कौन सा है, तो ग्वानो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नाउ फेरुजिनस मतलब आयरन जिसमें ज्यादा होता है। अब इसमें ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक के अंदर आ रहा है फेरुजिनस। अब बॉग आयरन क्यों लिखा है, BIF मतलब बैंडेड आयरन फॉर्मेशन जो होते हैं वो भी लिख सकते थे ना हम इसमें, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक के अंदर BIF नहीं लिख सकते, ठीक है, इसलिए बॉग आयरन लिखा है। बॉग आयरन मतलब एक दलदल वाला जो एरिया होता है ना, उसमें जो आयरन डिपॉजिट होते हैं वो फॉसिलिफेरस होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी से वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बॉग आयरन एग्जांपल ले रहे हैं। और लास्ट का है कैलकेरियस, यहां पे एक है सॉरी कार्बोनेसियस, ठीक है। यहां पे कैलकेरियस इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बोनेसियस, ओके। कार्बोनेसियस मतलब कार्बन ज्यादा है, यहां पे कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ओके। यहां पे कार्बन है, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये मार्क कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है कार्बोनेसियस का वो कोल है, हमें मिलता है जो कोल के 4 टाइप्स है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये 4 कोल के टाइप्स जो है वो कोल के टाइप जो है वो इकोनॉमिक जियोलॉजी में आता है वो पार्ट। तो सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि टेक्सचर्स और स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने अब हम देखेंगे टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो द फर्स्ट वन इज टेक्सचर। यहाँ पे हम एक ही टेक्सचर दिखेंगे क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सचर एंड ज़्यादा टेक्सचर में क्लासिफिकेशन नहीं है सेडिमेंट्री रॉक में। जैसे इग्नियस में हमने देखा था कि 2-3 टाइप के थे, मेटामॉर्फिक में भी देखेंगे हम बहुत सारे टाइप के जो टेक्सचर्स है, लेकिन यहाँ पे एक ही टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है क्लास्टिक टेक्सचर। हमने थोड़ी देर पहले क्लास्ट का मतलब देखा था। क्लास्ट मतलब सेडिमेंट्री बेसिन के बाहर से आया हुआ मटेरियल, ठीक है। क्लास्ट मतलब अनकंसोलिडेटेड, अलग अलग रॉक का अलग अलग पार्ट अगर इकट्ठा कर दिया तो उसको हम क्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्लास्टिक टेक्सचर मतलब क्या, ऐसा रॉक जो बहुत सारे क्लास्ट, ये सब मान लीजिए कि ये एक रॉक का मटेरियल है, ब्लू वाला दूसरे रॉक का मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रॉक के अलग अलग टाइप, अलग अलग मटेरियल आके यहाँ पे एक रॉक बना है। और एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लास्टिक टेक्सचर में अगर हम देखते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक का क्लास्टिक जो ये है क्लास्टिक टेक्सचर और क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, तो उसमें 2 ये होते हैं टर्म्स, एक होता है क्लास्ट और दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब अगर इसका सीमेंटेशन करना है हमें, ठीक है, क्लास्ट लेके हम वैसे ही सीमेंट नहीं बना सकते ना। एक मान लीजिए कि हमने सैंड लिया, कुछ सैंड लेके हम अगर उसका लिथिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सीमेंट मैट्रिक्स वगैरह चाहिए ना, एक छोटा छोटा मटेरियल जो चाहिए जो क्लास्ट को बाइंड करके रख सके एक साथ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड करता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोर्टेड भी हो सकता है और जिस सेडिमेंट्री बेसिन में वो डिपॉजिट होके लिथिफिकेशन करके रॉक बना रहा है वहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स और क्लास्ट, तो ये जो टेक्सचर बना है इसको हम बोलते हैं क्लास्टिक टेक्सचर, और ये सेडिमेंट्री रॉक का बहुत कॉमन टेक्सचर है,
ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, स्ट्रैटिफिकेशन एंड बेडिंग। बेडिंग इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स। बेडिंग इज सब डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 सब पार्ट्स, दैट इज प्लेनर, क्रॉस, ग्रेडेड एंड रिपल मार्क्स। पहले देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। अब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है स्ट्राटा, तो एक सेडिमेंट्री रॉक अगर डिपॉजिट होगा और कोई अगर हॉरिजॉन्टल बेडिंग बना रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे से बेसिन है और बाहर से जितना भी मटेरियल आ रहा है वो इसमें डिपॉजिट हो रहा है। अब 100 साल में जो जितना भी मटेरियल आया वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये अगर मटेरियल सेम है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन सेम है, तो अगले 100 साल में आएगा वो मटेरियल अलग होगा, तो उसके ऊपर ये अलग लेयर बनाएगा। ठीक है, और जब डिपॉजिट होता है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है ना, अभी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, तो इसमें फोल्डिंग और ऐसा टिल्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है ना, तो पहला जब डिपॉजिट बनेगा तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा हमेशा। ठीक है, इसको स्ट्रैटिग्राफी में एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी। तो वो क्या बोलता है कि जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, सेडिमेंट्री रॉक, वो जब डिपॉजिट होता है पहले वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है, जब तक उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अर्थ में अगर अर्थक्वेक आ गया, फॉल्ट बन गया तो क्या होगा, तो ये स्टार्टा निकल के नीचे गया, नहीं तो ऊपर गया, फॉल्टिंग में कुछ भी हो सकता है। तो जब तक अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, डिस्टर्ब नहीं है, तब तक हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टलिटी उसकी प्रेजेंट है। तो स्ट्रैटिफिकेशन ये होता है कि ये जो दो है वो स्ट्रैटिफाई हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा जो है वो बेडिंग है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक स्ट्राटा के फॉर्म में सज जाना, इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन इज वेरी इजी। अब बेडिंग देखते हैं। बेडिंग का मतलब क्या है, हम अलग अलग बेड पहचान सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज सेडिमेंट्री बेसिन और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स आके, बहुत सारे मटेरियल आके डिपॉजिट हुआ है। अब हमको पता नहीं है कि मैंने जब बताया था कि ये सपोज 100 ईयर्स का है, ये उसके पहले का 100 ईयर्स का है, उसके बाद का 100 ईयर्स का है। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे हम कि बेडिंग हुआ है यहाँ पे। तो ये जो डिपॉजिट हुआ है पहले, उसका मटेरियल एक होगा। सपोज कि इस टाइम में जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है वो उसमें फेल्सपार ज्यादा था। ठीक है, फेल्सपार इज अ मिनरल, फेल्सपार ज्यादा था, तो ये रॉक कौन सा कलर दिखाएगा हमें, रेडिश ज्यादा दिखाएगा, रेड कलर ज्यादा दिखाएगा। फेल्सपार का जो होता है पिंक, रेड और पिंक कलर ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, अगर सपोज यहां पे जो डिपॉजिट हुआ है ये 100 साल में, मान लीजिए कि इसमें क्वार्ट्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा कौन सा कलर हमें दिखाएगा, व्हाइट कलर दिखाएगा। ठीक है, तो हम कलर्स के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ दिस इज द अनकन्फर्मिटी, मतलब इससे पहले जो डिपोजिशन हुआ है उसमें फेल्सपार ज्यादा था, इसके बाद में जो हुआ है इसमें व्हाइट कलर ज्यादा दिख रहा है, मतलब इसमें क्वार्ट्ज कम ये ज्यादा है। तो हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू बेड्स, और इसको बोलते हैं हम बेड। ये जो एक मतलब एक स्ट्रिप है ना इसकी दिखाई, जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई है, तो एक स्ट्रिप जो है उसको हम बेड बोलते हैं। तो उसके डिपेंडिंग बेड बोलने के लिए एक कंडीशन है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस होना चाहिए उसका। ठीक है, ये जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको बोलते हैं लैमिनेशन। हम जो लैमिनेशन करते हैं पेपर, तो वो लैमिनेशन का जो पेपर होता है वो उसका जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है ना, तो उसी से याद रखना। तो लैमिनेशन मतलब 1 सेंटीमीटर से कम वाला ही है बेड। ठीक है, बेड नहीं बोल सकते, लेकिन और बेड जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस होता है। तो थिकनेस पे डिपेंड करता है कि उसको क्या बोलना है हमें। ठीक है, तो ये हुआ बेडिंग। बेडिंग में अब 2 है, प्लेनर बेड। प्लेनर बेड का मतलब है जस्ट दिस, प्लेनर मतलब प्लेन है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी चेंज ऑफ फ्लो नहीं हुआ है पीरियड के साथ। नहीं तो आगे हम देखेंगे क्रॉस बेडिंग में क्या है, तो डिफरेंस हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्लेन बेड क्या था। ठीक है, पहले देखते हैं क्रॉस बेडिंग क्या है। क्रॉस बेडिंग मतलब ये होता है, पहले जो थे वो ऐसे डिपॉजिट हुए,
तो इसके पहले जो डिपॉजिट हुए थे वो ऐसे डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस बेडिंग, ठीक है। तो हमें 2 बेड है यहाँ पे, ठीक है, अलग पेन यूज करता हूं मैं। दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ बेड, ठीक है। सो ये जो बेड डिपॉजिट हुआ है, तो इसके टाइम फ्लो कहाँ था, इस साइड फ्लो था वाटर का। तो वाटर का फ्लो अगर चेंज हो गया, मतलब नहीं, ये पहले डिपॉजिट हुआ है ना, ये नीचे है तो ये पहले डिपॉजिट हुआ है, तो इस टाइम फ्लो इधर था। फ्लो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर जब फ्लो करता है तो डिपॉजिट भी करता है ना, तो वहां पे भी वाटर फ्लो करते करते भी डिपॉजिट होता है। रिवर के अगर पुराने चैनल्स देखो बहुत मिलियन ईयर्स के पहले, तो उसमें जो डिपॉजिट मिलता है वो ऐसे मिलता है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस हो गया इसके बाद, ये जो 100 ईयर्स है, इसके बाद अगर कोई स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हो गया और इसके बाद के जो बेड है वो उसके ऑपोजिट सजने लगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सज गए वो, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हुआ है और स्लोप जो ग्रेडियंट जो था स्ट्रीम का वो चेंज हो गया था, और ये जो बेड से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सज गए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिपॉजिट हो गए। तो ये क्रॉस कर रहा है ना एक दूसरे को, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस बेडिंग, ठीक है। और इसके ऑपोजिट होता है प्लेनर बेडिंग। प्लेनर बेडिंग मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। प्लेनर का मतलब है प्लेन बेड, ये क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है, ये पैरेलल चले जाते हैं एक दूसरे के। क्रॉस मतलब क्रॉस करना, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस बेड एंड प्लेनर बेड। अब क्रॉस बेडिंग में भी बहुत सारे ये है क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं हेरिंगबोन स्ट्रक्चर। हेरिंगबोन स्ट्रक्चर मतलब ये होता है, हेरिंगबोन मतलब एक फिश का नाम है, तो उसके फिश के अंदर जो कांटे रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हेरिंगबोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रॉस बेडिंग के अंदर 2-3 टाइप्स है, these are not important here, we are studying here only important classification, ठीक है। now graded bedding, graded bedding is again very simple। graded मतलब कोई भी ग्रेड चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं ग्रेडेड, मतलब यहां पे क्या हुआ है, तो पहले जो है नीचे वो बड़े बड़े ग्रेन्स डिपॉजिट हुए हैं, लार्ज, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल साइज के ग्रेन्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। तो ग्रेडेड बेडिंग ये होता है, ठीक है। तो ग्रेडेड बेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी उल्टा भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऊपर बड़े बड़े ग्रेन्स है, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे हमें छोटे ग्रेन्स मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ग्रेडिंग। ये है नॉर्मल ग्रेडिंग, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। अब रिवर्स ग्रेडिंग कहां पे बनता है, अगर स्ट्रीम फ्लो हो रही है और उसका जो रेट है फ्लो होने का वो पहला जो रेट है वो स्लो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में छोटे ग्रेन से वो पहले डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसका स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी अगर बढ़ गई टाइम के साथ, तो पहले छोटे ग्रेन्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, स्ट्रीम की वेलोसिटी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो ज्यादा वेलोसिटी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे ना, तो वो तो फ्लो के साथ चले जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये तो पहले से डिपॉजिट हो गए। अभी क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो ज्यादा फ्लो में बड़े तो ग्रेन्स डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि उनका मास ज्यादा है, ग्रेविटी उनको खींच लेगी, ठीक है। तो ये इस केस में होता है कि पहले अगर स्लो रेट है और बाद में फ्लो जो है वो रेट बढ़ गया, तो ये रिवर्स ग्रेडिंग जो है वो इस केस में बन जाएगा। और नॉर्मल ग्रेडिंग जो है वो पहले अगर वेलोसिटी ज्यादा है स्ट्रीम की और बाद में स्लो हो गई तो नॉर्मल ग्रेडिंग मिलता है हमें, ठीक है। तो रिवर्स ग्रेडिंग जो है वो हमें डेल्टा में मिलता है, जो रिवर का डेल्टा होता है उसमें हमें रिवर्स ग्रेडिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ग्रेडेड बेडिंग हो गया। अभी रिपल मार्क्स, रिपल मार्क्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लो है, एक रिवर जा रही है, ये पानी है, तो दिस इज द सेडिमेंट्री स्ट्रैट, दिस इज द बेस, ओके। ये रिवर यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो ये रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो सेडिमेंट, ये जो स्ट्राटा है नीचे का, तो सपोज दिस स्ट्राटा इज न्यूली फॉर्म्ड, अभी अभी फॉर्म हुआ है,
और अभी जो लिथिफिकेशन है वो पूरा नहीं हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये फ्लो क्या करेगा कि मतलब तुरंत नहीं करेगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये फ्लो क्या करेगा कि इसको ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर में उसको मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि वो सेडिमेंट्स न्यू है ना, अभी वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा लिथिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ऐसा वाला रॉक देखा होगा आपने, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। तो डिपेंडिंग ऑन फ्लो, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो है तो ऐसा बनेगा। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं रिपल मार्क्स, सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स और नॉन अनसिमेट्रिकल, मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। दीज आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड सेम है। अब ये कैसे बनेंगे, दोनों साइड से फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फ्लो ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। अब ये कहां पे होता है, बीच पे होता है, बीच एनवायरमेंट पे। बीच में क्या होता है, फ्लो आता है और चला जाता है। हम अगर बीच पे खड़े हैं तो ये जो टिपिकल जो ये है सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स, ये बीच एनवायरमेंट का फीचर है, ठीक है। ये जो अगर क्वेश्चन आ गया तो सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स इज द टिपिकल फीचर ऑफ बीच एनवायरमेंट और कोस्टल एनवायरमेंट, ठीक है, सॉरी। और जो नॉर्मल रिपल मार्क्स होते हैं रिवर के कारण, वो ऐसे होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो है। इमेजिन करके देखिए, अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो है तो ये ऐसे वाले रिपल मार्क्स बनाएगा जो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। सो ये था सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपसे कोई भी वीडियो जो है आगे डालने वाला हूं मैं, अभी इसके आगे बनेगा मेटामॉर्फिक का, तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं होगा और आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और आपके पेज पे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। सो शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड जो साइंस वाले स्टूडेंट है, जिनको जियोलॉजी सब्जेक्ट अभी सिलेबस में है पार्ट, ठीक है, तो बीएससी 3rd ईयर तक स्टूडेंट्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि जो भी जितना भी बेसिक वाला पोर्शन था इस वीडियो में मैंने कवर किया है सेडिमेंट्री का। तो अगला जो वीडियो है वो मेटामॉर्फिक पे आएगा, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पूरी जितना भी पोर्शन है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, एंड सी यू सून।